यही वो डॉक्यूमेंट था जिसके जरिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के लोगों को मानसिक गुलाम बनाने में कामयाब हो पाई। कुछ साल पहले तक ऑलिव ऑयल में बनी हुई चीजों को हम काफी हेल्दी मानते ही थे, लेकिन जब उसी ऑलिव ऑयल को हम बोलते थे जैतून का तेल तो वो अच्छा नहीं लगता था। इसका मतलब कि लगभग 33 से 35% ऑफ द वर्ल्ड का जो जीडीपी था वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता था पूरे वर्ल्ड में। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने अपनी दूसरी वीडियो लेकर, जो कि मैं स्पेशली यूट्यूब के लिए बना रहा हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने क्लेम किया था कि एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उस वीडियो को आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे ये तो था कि 100 सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंच जाएंगे काफी जल्दी, लेकिन ये नहीं पता था, एहसास भी नहीं था इस चीज का कि एक ही वीडियो में 100 सब्सक्राइबर्स हमें मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम उसी वीडियो के एडिशन में हम कुछ बात करेंगे। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। उसमें जो हमने बात की, क्लेम किया कि एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो वो ऐसा क्यों मैंने कहा कि एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने अपना एक मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन दिया था 2 फरवरी 1835 को, इस मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन जो कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिलीज किया था, इसी को जिम्मेवार माना जाता है कि यही वो स्पीच थी या यही वो डॉक्यूमेंट था जिसके जरिए जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत के लोगों को मानसिक गुलाम बनाने में कामयाब हो पाई। जैसा कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के अगर हम इनिशियल्स पे जाएं तो टीबी मैकॉले, तो जैसे टीबी वार करता है हमारे सपोर्ट सिस्टम, हमारे सांस लेने की प्रक्रिया पर, हमारे फेफड़ों पर, उसी तरह से मैकॉले ने भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारे पूरे इकोनॉमी का एक सपोर्ट सिस्टम था, जिसकी बिना पर हमारी इकोनॉमी चलती थी, उस पर वार किया और हमें मानसिक गुलामी की तरफ ले गया। इस मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन का पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसी डॉक्यूमेंट के कुछ जो मैकॉले ने लिखा, उसके कुछ एक्सेप्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो उसका जो 11th पैरा है उसमें वो कहते हैं, It is, I believe, no exaggeration to say that all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanskrit language is less valuable than what may be found in most paltry abridgments used at preparatory schools in England। तो उनका कहना है कि जितनी भी बुक आज तक संस्कृत में लिखी हुई हैं वो लेस वैल्यूएबल हैं उन बुक से जो कि एक प्राइमरी का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ता है। दूसरा जो इन्होंने क्लेम किया, इसमें 35th पैराग्राफ है, बट आई वुड स्ट्राइक एट द रूट ऑफ द बैड सिस्टम विच हैज hitherto been fostered by us. I would at once stop printing all the Arabic and Sanskrit books. I would abolish madrasa and the Sanskrit College of Calcutta। तो इन्होंने भी यहाँ पे माना कि ये रूट है इस पूरे सिस्टम का। अभी सिस्टम को वो बैड कह रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उनके लिए तो बैड ही था। उनके जो रूल करने में जो चीज हिंड्रेंस पैदा कर रही हो वो उनके लिए बैड ही है। और इस 1835 की जो ये मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन आई, इसके बाद से संस्कृत की बुक्स प्रिंट करना या फिर संस्कृत की पढ़ाई को लेकर जो भी खर्चा इंग्लिश सरकार द्वारा किया जाता था वो सब बंद कर दिया गया। और जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पूरी तरह से इंग्लिश माध्यम वाली कर दी गई। और इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक्स नहीं आई उसमें कोशिश की गई कि मेंटेलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाए। जो एजेंडा है ब्रिटिश सरकार का कि इंग्लैंड जो वेस्टर्न एजुकेशन है दैट इज बेटर देन इंडियन एजुकेशन, उस मोटिव को वो सोल्व कर पाए। इस तरह से उन्होंने जो रूट थी एजुकेशन सिस्टम उसको टारगेट किया। अब इसका पर्पस, जैसा मैंने कहा, कि मानसिक गुलामी की जंजीरें बांधना था भारतीय लोगों पर, और इसमें वो काफी कामयाब भी रहे। और उस मानसिक गुलामी के कुछ इंस्टेंसेस आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी तक भी हम मानसिक रूप से पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए हैं, भले ही
हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन वो मानसिक गुलामी आज भी एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उसको मॉडर्न बना देते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में योग, कितने सालों से, कितने सदियों से भारत में योग की परंपरा रही है, लेकिन जब आज से 200 साल पहले चले जाएं हम, तो योग को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था 100-200 साल पहले ही। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड ने योग को एक्सेप्ट कर लिया और उसको योगा का नाम दे दिया, तो वो योग जब योगा बन गया तो वो अब मॉडर्न हो गया है। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी योगा करने लग गई हैं, और जितने भी मॉडर्न लोग हैं, जितने भी हाई सोसाइटी लोग हैं, वो सब योगा करने लग गए हैं। इसी तरह हमारे जो पूर्वज थे वो गाय के घी को बहुत शुद्ध मानते थे और बहुत हेल्दी मानते थे, लेकिन हम किस तरफ जाते थे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमें बताता था ऑलिव ऑयल और ये सब, इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और आज के जमाने में आप सर्च कीजिएगा, क्लैरिफाइड बटर का नाम आता है। क्लैरिफाइड बटर को सभी पदार्थों में जो न्यूट्रिशन है फूड की, उसको बरकरार ज्यादा देर तक रख पाता है। और आज जो साइंस कहती है कि क्लैरिफाइड बटर इज द बेस्ट मटेरियल टू कुक फूड, और आज उसको हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लैरिफाइड बटर को। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ साल पहले तक ऑलिव ऑयल में बनी हुई चीजों को हम काफी हेल्दी मानते ही थे, लेकिन जब उसी ऑलिव ऑयल को हम बोलते थे जैतून का तेल, तो वो अच्छा नहीं लगता था, जबकि दोनों चीजें सेम है। ऑलिव ऑयल को ही हिंदी में जैतून का तेल बोला जाता है। कर्म की फिलोसफी हमारे हिंदुइज्म में कितनी पुरानी फिलोसफी है। गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन कहा गया है। अब उसी कर्म को लेकर वो चीज जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गई, थ्रू बुद्धिज्म गई, तो उसको कर्मा का नाम दे दिया गया। और आज जो मॉडर्न स्लैंग जो बन गया है, जब भी कुछ ऐसा होता है जिसका कि कोई कुछ बुरा करता है और उसका रिजल्ट उसको बुरा मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं, कर्मा इज द बिच। इसी तरह निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता था कि शांत, शून्य। पहले हम इसकी बात करते हैं तो हमको यह लगता है क्या ये ढकोसले बातें हैं, ऐसे इसमें क्या है, लेकिन जब वो वेस्टर्न वर्ल्ड में गया तो वो निर्वाणा बन के वापस आया। और निर्वाणा को हम इतना मॉडर्न चीज हम मान रहे हैं कि, तो मेरा जो ये पिछले वीडियो में मैंने क्लेम किया था कि एजुकेशन इज द सॉल्यूशन, वो इसीलिए किया था कि जिस रूट पर मैकले ने हमला किया, उसी रूट को हमें दोबारा से याद करना पड़ेगा, उसी रूट को दोबारा से उपजाना पड़ेगा। और उन रूट्स को याद करने की जरूरत क्या है? जो रूट्स 1835 से पहले एग्जिस्ट करती थी, उनको याद करने की जरूरत क्या है? इस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी आज के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी किस देश की है? आपका जवाब आएगा यूनाइटेड स्टेट्स। आज से 150 साल पहले किस देश की जीडीपी सबसे ज्यादा थी? 19th सेंचुरी कह लीजिए, उस समय में किस देश की जीडीपी सबसे ज्यादा थी? आपका जवाब आएगा ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। लेकिन उससे पहले किस देश की जीडीपी सबसे ज्यादा थी? उसका जवाब आप मुझे दीजिए। 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, वहां पे जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी थी? तो इसका जवाब है भारत। तो जैसे आज हम यूनाइटेड स्टेट्स को सुपर पावर मानते हैं, तो 17th सेंचुरी से पहले जो हमारा भारत है वो एक सुपर पावर था। और सिर्फ 17th सेंचुरी से पहले नहीं, 17th सेंचुरी से 17 सदी पहले तक भी, मतलब कि पहली सदी से लेकर 17वीं सदी तक ये प्रूव हो चुका है कि भारत का जीडीपी सबसे ज्यादा था और वो सुपर पावर था। अब आप ये पूछेंगे क्या प्रूफ है? तो एक वर्ल्ड रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है एंगस मैडिसन। उन्होंने 2004 में एक बुक पब्लिश की जिसका कि नाम था द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स। उसमें उन्होंने एक तरह से जीडीपी निकालने की कोशिश की बेस्ड ऑन उस टाइम के ट्रेड्स पे, जो ट्रेड्स हिस्ट्री हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक जीडीपी वैल्यू निकालने की कोशिश की पहली सदी से लेकर और प्रेजेंट डे तक। तो उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। वो रिजल्ट ये कहते हैं कि पहली सदी से लेकर और 15वीं 16वीं सदी तक भारत सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश था। और आज जो यूएस की जीडीपी है वो वर्ल्ड का 25 to 30% तक पहुंच पाई है। पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक यही स्टडी बताती है कि भारत की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड था। इसका मतलब कि लगभग 33 से 35% ऑफ द वर्ल्ड का जो जीडीपी था वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता था पूरे वर्ल्ड में। तो ये प्रूव करता है कि जब तक हमारे रूट्स पर हमला नहीं किया गया था तब तक हम काफी डेवलप्ड कंट्री थे, तब तक हम सही राह पर थे। और जब हमारे रूट्स पर हमला कर दिया गया उसके बाद से हम, आप देखेंगे 1835 के बाद से इंडिया और इंग्लैंड का आप कंपैरिजन कर लीजिए, सबसे
ज्यादा ग्रोथ जो इंग्लैंड की आई वो 1835 के बाद ही है, मैकुले के जो मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन उसके बाद। और सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो इंडिया की जीडीपी में हुआ है वो 1835 के बाद ही हुआ। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जो बीत गई सो बात गई, क्या बात करनी पिछली। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ महान हस्तियां हुई हैं, उनके मैं कोट्स आपको दिखाना चाहूंगा जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से भी हैं। डेनियल जे बूरस्टीन कहते हैं कि प्लानिंग फॉर द फ्यूचर विदाउट अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इज लाइक प्लांटिंग कट फ्लावर्स। रॉबर्ट पेन वारन ये कहते हैं कि हिस्ट्री कैन नॉट गिव अस अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर बट इट कैन गिव अस अ फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी so that we can better face the future. माइकल चर्चटन कहते हैं if you don't know history then you don't know anything, you are like a leaf that doesn't know it's a part of tree। और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थोडर रूजवेल्ट ये कहते हैं the more you know about the past the better prepared you are for the future। तो जनरली भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किससे हमें बचना है, किस चीज को हमें साथ में लेकर चलना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं। तो हिस्ट्री ही हमें बताती है कि बेटर डिसीजंस किस तरह से लिए जाए, और हिस्ट्री हमेशा हमें हेल्पफुल रहती है। अगर हमें अपने रूट्स का पता होगा, अगर हमें अपने पास्ट का पता होगा तो हम इस तरह से डिसीजन ले पाएंगे जो कि हमें आगे फ्यूचर में दोबारा उसी स्टेज पर पहुंचाने में हेल्प करेंगे जिस स्टेज पर हम एक समय में थे। अब अंत में जो कि आखिरी वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे गुरु की मैंने परिभाषा बताई थी, शिष्य की परिभाषा के लिए मैंने बोला था, उसका जो बेस्ट कमेंट में जो मुझे जवाब मिला वो संदीप शर्मा जी ने मुझे दिया। और उनका जो जवाब है कि शिष्य का मतलब होता है जिसमें शेष हो, जिसमें कुछ शेष बचा हो। और इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे एक हीरे को तराशा जाता है तो जो तराशने के बाद जो शेष रह जाता है उसे हम हीरा बोलते हैं। तो इसी तरह से शिष्य भी तराशने के बाद जो उसमें शेष रह जाता है इसीलिए हम उसको शिष्य बोलते हैं। अब ये जो दूसरा वीडियो है इस पर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि जो इस वीडियो में हमें पता चला कि पहली से 17वीं सदी तक भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा थी, उसका मेन कारण क्या था, ये मुझे आप कमेंट में बताएं। और जिसका जवाब सबसे बढ़िया होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगला जो हमारा सब्सक्राइबर्स का टारगेट रहेगा वो रहेगा 500 का। देखते हैं कितनी जल्दी हम 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाते हैं।